ठीक है फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन समझने के बाद अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस केमिकल इक्वेशंस अभी हमने केमिकल रिएक्शंस देखा था, उसको हम सिंपल करने के लिए, टू मेक सिंपल वी लर्न केमिकल इक्वेशंस। जैसे मैथ में इक्वेशंस होती हैं, वहां पे हम देखते हैं LHS और RHS बराबर होना चाहिए मैथ में। सिमिलरली यहां पर भी दो साइड होते हैं, एक साइड होता है रिएक्टेंस, एक साइड होता है प्रोडक्ट्स और बीच में एरो होता है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। वो हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में। तो अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं कि हम ये चीजों को इजी बनाने के लिए केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम देखिए फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन समझने के बाद अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस केमिकल इक्वेशंस अभी हमने केमिकल रिएक्शंस देखा था, उसको हम सिंपल करने के लिए, टू मेक सिंपल वी लर्न केमिकल इक्वेशंस। जैसे मैथ में इक्वेशंस होती हैं, वहां पे हम देखते हैं LHS और RHS बराबर होना चाहिए मैथ में। सिमिलरली यहां पर भी दो साइड होते हैं, एक साइड होता है रिएक्टेंस, एक साइड होता है प्रोडक्ट्स और बीच में एरो होता है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। वो हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में। तो अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं कि हम ये चीजों को इजी बनाने के लिए केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखा था, वहां पे क्या रिएक्शन हुआ था, मैग्नीशियम रिएक्ट किया था ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ हीट। बर्नर के थ्रू हमने वहां पे हीट दिया, तो वहां पे क्या फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वॉच ग्लास में हमें एसेस मिले थे, वो एसेस किसके थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। इस टाइप से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। प्लस मीन्स किस किस के बीच में रिएक्शन हुई। एरो से हम दिखाते हैं कि इनिशियल में क्या रिएक्टेंट्स थे, किस किस के बीच में रिएक्शन हुई, और एरो के बाद में जो प्रोडक्ट है वो क्या नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इस टाइप से ये इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में जो चीजें इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और एरो के राइट साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसको और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए, और ज्यादा शॉर्ट बनाने के लिए, टू मेक मोर शॉर्ट और टू मेक मोर सिंपल, चीजों को शॉर्टर या सिंपलर या इजियर बनाने के लिए, और ज्यादा इजियर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले इंस्टीड ऑफ वर्ड इक्वेशन। ओके, केमिकल फॉर्मूले इक्वेशन इंस्टीड ऑफ वर्ड इक्वेशन। कहने का क्या मतलब है कि यहां पे ये वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने यहां पे फॉर्मूला यूज नहीं किया हुआ है। तो मैग्नीशियम का अगर हम फॉर्मूला लिखें, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg प्लस ऑक्सीजन अपने सिंपल फॉर्म में O2 के फॉर्म में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन, यहां पे हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो ये केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है। तो ये और भी ज्यादा सिंपलर हो गया, और भी ज्यादा शॉर्टर हो गया। तो और ज्यादा सिंपल और ज्यादा शॉर्ट बनाने के लिए हम केमिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया, यहां पे एक
एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, तो हमने यहाँ पे प्लस साइन का यूज किया, फिर हमने एरो का यूज किया ये बताने के लिए नई चीज फॉर्म हुई, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये दोनों चीज कहलाएंगे रिएक्टेंट, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। सब्सटेंस, रिएक्टेंट की डिफिनेशन है सब्सटेंस that undergo chemical change in a reaction. Okay, reactant की definition substance that undergo chemical change in a reaction. And what is definition of product? A new compound, a new substance formed after a reaction is called product. So इसकी definition लिख सकते हैं, new substance formed during reaction or after a reaction. Okay. अब हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है। उसके बाद हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम कैसे केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। जैसे हम मैथ में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहां पे भी हम देखेंगे वेदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। तो सेम इसी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, यहां पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में देखें तो मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का भी एक एलिमेंट है, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स हैं और यहां पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में 2 लगा दिया। स्टार्टिंग में 2 लगा दिया मतलब अब मैग्नीशियम के भी 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, तो यहां पर हम 2 लगाकर इक्वेशन को बैलेंस कर दिए, बहुत ही इजी वे से। अब हम कुछ रूल्स समझेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये हम जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट दिस लॉ सेज? ये लॉ बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो रिएक्टेंट में जितना मास रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट में रहना चाहिए एज पर दिस लॉ। और हम इसी लॉ को मानते हैं और हम आगे जितनी भी इक्वेशंस बैलेंस करेंगे इसी लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे कि जितना भी मास एलिमेंट्स, जितना भी मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। ओके, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स of element in left side or in reactants
should be equal to number of atoms of elements in products. ओके क्या कहने का मतलब है सिंपल वे में कि जितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम के यहां पर 2 एलिमेंट है तो यहां पर भी मैग्नीशियम एलिमेंट के यहां पर 2 एटम है तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एलिमेंट के यहां पर कितने एटम होना चाहिए 2। ओके सिमिलरली ऑक्सीजन के यहां पर 2 एटम है तो यहां पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। सिमिलरली अब हम आगे और भी थोड़ा सा टफ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे और हम उसके पहले रूल्स देख लेते हैं, कुछ सिंपल रूल्स देख लेते हैं कि कैसे इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ओके सो फर्स्ट रूल है balance compound that contains maximum number of atoms. Balance compound that contain maximum number of atoms. Okay. दूसरा रूल है balance hydrogen and oxygen at last. जब सारी चीजें बैलेंस हो जाएं उसके बाद हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एट लास्ट। ओके थर्ड रूल है नो फ्रैक्शन शुड एग्जिस्ट इन फाइनल इक्वेशन। नो फ्रैक्शन मीन्स 3/2 4/2 और 1/3 this should not exist in our equation. So no fraction should exist in final equation. Okay? और ये रूल्स हैं 3 सिंपल रूल्स हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर है तो हम बहुत ही आसानी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इन 3 रूल्स और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की मदद से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला शुड नॉट चेंज। ओके तो ये रूल्स को याद रखिए और नोट है फॉर्मूला शुड नॉट चेंज। ठीक है और हम अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को बैलेंस करना। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे उस कंपाउंड को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता हो। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं उसके बाद हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और कोई भी फ्रैक्शन इक्वेशन में नहीं होना चाहिए जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो सपोज हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जो हमने एक्टिविटी की थी जिंक प्लस H2SO4 ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट प्लस H2। थोड़ी देर पहले हमने एक्टिविटी देखी थी जिसपे हमने क्या परफॉर्म किया था। एक हमने लिया था टेस्ट ट्यूब, इस पे हमने डाला था जिंक ग्रेन्यूल्स, अगर आपको याद हो जिंक ग्रेन्यूल्स। और इस जिंक ग्रेन्यूल्स के बाद हमने यहां पे डाला था डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन में हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर के बाद क्या फॉर्म होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा था, वही सेम रिएक्शन हम यहाँ पे एज ए एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करने का देखें
तो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल हम बना लेंगे जिससे हमें हेल्प होगा बैलेंस करने के लिए। ओके, इस साइड में हम एलिमेंट्स लिखेंगे, इस साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एंड इस साइड हम लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। सो एलिमेंट यहां पे क्या क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो SO4 को हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटम, ये हमेशा चेंज नहीं होगा कि SO2 हो जाए या SO3 हो जाए। यहां पे अगर H2SO4 है तो यहां पे भी ये SO4 फॉर्म में ही रहेगा। हो सकता है ये रिएक्ट कर गया जिंक से, जिंक सल्फेट बना लिया, लेकिन ये SO4 ही रहेगा, इसका फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। इसको हम SO4 ही ले लेते हैं। अगर हम सल्फर अलग से लेंगे, ऑक्सीजन अलग से लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इसको एक साथ ले लेते हैं। ये और आसान हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और आसान बना देगा। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जिंक में सिर्फ एक है, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन में यहां पे 2 है, नंबर ऑफ एटम्स SO4 का 1 है। प्रोडक्ट में देखते हैं तो जिंक नंबर ऑफ एटम्स 1 ओनली, सल्फेट पहले हाइड्रोजन तो नंबर ऑफ एटम्स 2 और सल्फेट SO4 का 1। तो अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो हम ये पा रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। दैट मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, सो इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं Fe+H2। जब आयरन वाटर से रिएक्ट करता है तो जंग लगती है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जांपल, जब हम स्टार्टिंग में मैं बता रहा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और हम चारों तरफ अपने आसपास देखें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो केमिकल रिएक्शन की पार्ट हैं। तो वहां पे एक एग्जांपल में बताया था कि जो दरवाजे लोहे के बने होते हैं या फिर घर पे जो पैन या तवा होता है वो जब ह्यूमिड के कांटेक्ट में आता है या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लगने लगती है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले या केमिकल इक्वेशन के पार्ट में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बनता है Fe3O4, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी इवॉल्व होती है। तो अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम इसको, ये तो इक्वेशन सिंपल थी, सारा कुछ ऑलरेडी बैलेंस था। अब हम सेम टेबल रहेगी और स्टार्ट करते हैं। यहां पर एलिमेंट्स क्या क्या है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, रिएक्टेंट में आयरन का 1 एटम है, प्रोडक्ट में आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम्स हैं, यहां पर भी 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहां पर 1 एटम है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 एटम है। अब हम रूल्स देखेंगे। फर्स्ट रूल है बैलेंस कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा रूल है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट लास्ट। तो पहला रूल, बैलेंस कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यहां पे ऐसा कंपाउंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करता वो है आयरन ऑक्साइड Fe3O4। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहां पर आयरन के 3 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो यहां पे आयरन के 3 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, और रिएक्टेंट में आयरन का सिर्फ 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करने के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे कि अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं।
ओके, हमने Fe को मल्टीप्लाई किया 3 से, H2O को मल्टीप्लाई किया 4 से। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, नई टेबल में क्या चेंज आएगा, 3Fe हाइड्रोजन अब बढ़कर हो गया 2 से 8। ओके, और प्रोडक्ट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है सब कुछ। तो अब हम फिर से रिव्यू करते हैं टेबल को। यहाँ पे 3 इक्वल हो गया, 4 इक्वल हो गया, बस हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 4, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस एग्जाम्पल को रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। स्टार्टिंग इक्वेशन हमारे पास थी Fe प्लस H2O रिएक्ट कर बनाते हैं Fe3O4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। तो मैंने यहां पर क्या बताया आपको कि इसको हम देखते हैं, ये कंपाउंड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन कर रहा है। यहां पर आयरन के 3 एटम्स हैं, जबकि यहां रिएक्टेंट में आयरन का सिर्फ 1 एटम है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आयरन तो बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसको हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम है। कैसे यहाँ पर पता चला कि 8 एटम है, यहाँ पे H2 है और H2 के पहले 4 लगा है, मीन्स 4 2 जा 8, तो 8 कहलाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। तो फाइनल ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम देखेंगे तो आयरन के 3 एटम्स यहाँ पर है, आयरन के 3 एटम्स प्रोडक्ट में भी हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम्स रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के 8 एटम्स प्रोडक्ट में भी हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम्स रिएक्टेंट में है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रोडक्ट में है। इसका कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये तीनों रूल और एक नोट की फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए कंपाउंड का, और तीनों रूल अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारी कोई भी इक्वेशन आपको मिलेगी, आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया, इसको बैलेंस करना है। सेम टेबल रहेगी। एलिमेंट यहां पे क्या है, N है नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन, बस। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रोजन आर 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 2, इन प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ एटम इन नाइट्रोजन इज 1 एंड हाइड्रोजन इज 3। ओके, अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करें, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, जबकि प्रोडक्ट में 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही हमने किया, हाइड्रोजन यहां पे कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ओके, अब यहां पे हाइड्रोजन 6 हुए और इसको रिएक्टेंट में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है, जबकि नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में 6 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए अब मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, अब इक्वेशन बैलेंस है। इसको फिर से रिव्यू करके आप चेक कर सकते हैं। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन के 2 एटम है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। CH4 plus O2, after reaction they will form CO2 plus H2। यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब 3 या 4 एग्जांपल्स देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे
इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को बीच में पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करें, खुद इक्वेशन को बैलेंस करें और उसके बाद वीडियो को वापस रिज्यूम करके आप मिला सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो अपन चालू यहां पे रखते हैं। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, कार्बन में कितने हैं? 1। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन आर 4 and of oxygen are 2. For same in product, for carbon there is only 1 atom, for hydrogen there is only 2 atom, and for oxygen there are 3 atom. कैसे 3? 2 plus 1, ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए। अब इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन का एक कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के सिर्फ 2 है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 2 से और यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या चेंज हुआ? ऑक्सीजन अब कितना हो गया? 2 + 2 4। ऑक्सीजन यहां पर कितना हो गया? 4। और यहां पर 4 बनाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी बैलेंस। और फिर से चेक कर सकते हैं आप लास्ट में, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया। ओके, ये इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, C4H10 + O2। ये फॉर्म करता है CO2 + H2। ठीक है, यहां पे भी एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बस एटम्स में चेंज आएगा, नंबर ऑफ एटम्स में। यहां पे कार्बन के 4 एटम है, यहां पे हाइड्रोजन के 10 एटम है रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट की बात करें तो कार्बन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम। अब इसको कैसे बैलेंस करें? कार्बन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे कार्बन में 4 एटम है तो यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में और यहां पर भी सेम कर देंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद वापस रिव्यू करेंगे क्या क्या वहां पे चेंजेस हुए। तो अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4 2 8 + 1 9। ओके, एक काम और करते हैं हम, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं, तो यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम रिव्यू करेंगे। तो अब हम क्या पाते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 2 8 + 5 13। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स 13 है जबकि यहां पर सब कुछ बैलेंस हो चुका है। देखिए, कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में 4 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 10, प्रोडक्ट में 10, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 13, सिवाय ऑक्सीजन के सब कुछ बैलेंस है। तो ऑक्सीजन में अगर 13/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पे मैं 13/2 से ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब मेरी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। आप चेक कर सकते हैं, एक हर इंडिविजुअल एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के दोनों साइड इक्वल है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आपको थर्ड रूल याद करना होगा। थर्ड रूल क्या था कि लास्ट फाइनल इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप C4H10। मल्टीप्लाई करने को कहने का यह मतलब नहीं है कि आप यहां पे फॉर्मूला चेंज करें। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप प्रीफिक्स में अगर 2 लगाते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे 2 का, यहां पे अगर मैंने 2 पहले लगा दिया है, इसका कहने का मतलब है कि कार्बन के अब यहां पर 8 एटम हो गए और हाइड्रोजन के 20 एटम हो गए। होप कि आप सबको ये चीज क्लियर है, कैसे प्रीफिक्स, कैसे 2 का मल्टीप्लाई कहने का क्या मतलब है, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर 4 था तो 8 हो जाएगा और यहां पर 5 था तो 10 हो जाएगा,
क्योंकि मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन रिएक्टेंट्स एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट्स। और अब आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं, कार्बन के 8 एटम हो गए, यहां पर भी कार्बन के 8 एटम है, हाइड्रोजन के यहां पर 20 एटम हो गए और यहां पर हाइड्रोजन के 20 एटम्स है, ऑक्सीजन के यहां पर 26 एटम्स हो गए और यहां पर ऑक्सीजन के 16 प्लस 10 26 एटम्स हो गए। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड।